अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है आज से, और इसमें हम एंड्रयू बी एबल और बेन एस बर्नानकी की जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे उसको फॉलो करेंगे। आज से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज and of the policies that government use to try to affect economic performance. बेसिकली ये क्या है कि इकोनॉमीज का जो हर तरह की इकोनॉमीज होती हैं उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। कुछ एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज होती हैं, कुछ ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जिनका सर्विस सेक्टर स्ट्रांग होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाली इकोनॉमीज होती हैं। तो हर तरह की जो इकोनॉमी है उसका बेसिकली ये स्ट्रक्चर देखती है, फिर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी उसका जीडीपी कैसा है, ग्रोथ रेट कैसा है, डिफरेंट इंडिकेटर्स की ग्रोथ कैसी है ओवर द टाइम पीरियड। और इसके साथ साथ नेशनल इकोनॉमीज जो हैं उनकी जो पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिकेटर्स और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो उन पॉलिसीज को किस तरह से गवर्नमेंट बनाती है ताकि जो कंट्री है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हुआ वो बेसिकली इसमें हमें तीन जो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, उसकी परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, और फिर उसकी जो पॉलिसीज़ बनाती हैं। आपको पता है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिजिकल पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये ऐसी पॉलिसीज़ जो कि बेटरमेंट के लिए बनाई जाती हैं उनको देखते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ताकि पता चल सके कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिनका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें तो मेजर अब देख लेते हैं सबसे पहले कि मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्वे की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसकी पर कैपिटा इनकम अगर 1870s में देखें तो अर्जेंटीना से बहुत लेस थी, ठीक है। लेकिन अगर उसको टुडे के हिसाब से हम मैयर करें तो वो 3 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्जेंटीना। तो हम ये देखते हैं कि कुछ इकोनॉमीज जो हैं वो फ़ौरन जल्दी ग्रो कर जाती हैं और कुछ इकोनॉमीज जो हैं वो बहुत स्लोली उनका ग्रोथ प्रोसेस होता है। तो क्या ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं या क्या ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो इकोनॉमीज अडॉप्ट करती हैं ताकि ग्रोथ उनकी बेहतर हो सके या जल्दी हो सके। इसके बाद बिजनेस साइकिल होता है। हर इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल होती है, यानी बूम से भी गुजरती है इकोनॉमी, रिसेशन से भी गुजरती है, डिप्रेशन से भी गुजरती है, ठीक है, पीक पीरियड भी आता है। देखते हैं कि इन यूएस अगर देखें 1990s की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी उस टाइम पे, और 2000 की अगर बात करें तो उस टाइम पे ग्रोथ जो है काफ़ी कम हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम के सर्कमस्टांसेस जो थे 1990 से डिफरेंट थे। इकोनॉमी रिकवर की 2007 में, ठीक है, और उसके बाद फिर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 और 9 में, ठीक है। हम ये इसमें देखते हैं कि जो इकोनॉमीज हैं किस तरह शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस करती हैं डिफरेंट फ्लक्चुएशंस को, ठीक है। एक टाइम पीरियड पे ग्रोथ इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होती है, और साथ ही किसी एक इंडिकेटर के गिर जाने की वजह से पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी जो है ज़्यादा इफेक्ट होती है, और ये जो बिजनेस साइकिल है इसके पैटर्न्स क्या होते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट होती है। हर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करती है। एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि ज़रूरी होता ही होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। फिर इन यूएस 1930 जब ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस की इकोनॉमी में, ठीक है, तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो अनएम्प्लॉयड थी इकोनॉमी में। 1940s की बात करें अगर तो तकरीबन उस टाइम 2% रह गई थी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उन्होंने 10 साल के अरसे में बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया था अपना एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। सो वाई अनएम्प्लॉयमेंट रीच एट हाई लेवल इवन एट टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रॉस्पेरिटी के टाइम्स भी होते हैं, यानी गुड टाइम्स होते हैं इकोनॉमीज के लिए, उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है।
तो हम वो रीजंस भी इसमें देखेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है कि इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी प्राइसेस की गुड्स और सर्विसेज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती जा रही हो। ये नहीं कि इस साल जो है प्राइसेस इंक्रीज हुई हो और अगले साल जो है प्राइसेस डिक्रीज हो गई हो, तो वो इन्फ्लेशन नहीं होती। ठीक, ओवर द टाइम पीरियड जब हम मैयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ईयर वाइज अगर हम मैयर करें तो एक क्लियर राइज आना चाहिए प्राइसेस में गुड्स और सर्विसेज की। इन्फ्लेशन रेट इज अ ग्रोथ रेट ऑफ प्राइसेस, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट अगर की बात करें तो वो प्राइसेस का ग्रोथ रेट होता है बेसिकली। इंटरनेशनल इकोनॉमी की बारे में भी पढ़ें, क्योंकि हर इकोनॉमी जो है वो डिफरेंट इकोनॉमी जो इसकी नेबरली इकोनॉमीज होती हैं उनके साथ रिलेशंस में होती है, ट्रेड टर्म्स में होती है, ठीक है, डिफरेंट तरह के डिफेंस एग्रीमेंट्स भी होते हैं। तो इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें अब ओपन इकोनॉमी भी आ जाती है। कुछ ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, ठीक है, उनको हम ओपन इकोनॉमीज कहते हैं। और कुछ ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जो कि ट्रेड बैरियर्स लगा देती हैं, किसी और के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होती, वो क्लोज्ड इकोनॉमीज होती हैं। अगर इंपोर्ट्स जो है कंट्री की ग्रेटर हो जाए एक्सपोर्ट से, यानी हमारा बिल जो है देने वाला वो ज्यादा हो जाए बिल लेने वाले से, तो हम कहते हैं कि उसको ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। और इसी तरह इसका वाइस वर्सा देखें, अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएं और इंपोर्ट्स कम हो तो वो ट्रेड सरप्लस होता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज देख लेते हैं। देयर आर टू पॉलिसीज, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है, हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इट्स टूल्स इसके दो टूल्स होते हैं, एक तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई जो साइड होती है वो गवर्नमेंट के हैंड पे होती है कि वो कितनी सप्लाई करती है इकोनॉमी के अंदर। इसी तरह फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे होती है, ठीक है, फेडरल लेवल हो, प्रोविंशियल लेवल हो या नेशनल लेवल हो, ठीक है। इसके जो टूल्स होते हैं वो होते हैं इसके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ठीक है, एंड गवर्नमेंट और टैक्सेशन। बेसिकली गवर्नमेंट जो है क्या करती है कि अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पीपल, ठीक है, और फिर उनको लोगों की वेलफेयर के लिए ही उन एक्सपेंडिचर्स करती है, जैसे हॉस्पिटल्स बनाना या स्कूल्स बनाना या फिर रोड्स वगैरह बनाना, ठीक है। ये गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है कंप्राइजेज ऑफ रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स और गवर्नमेंट मेड एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस सब के पीछे, एक्सपेंडिचर्स के पीछे, वो क्या होता है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। अब दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं इसमें, क्लासिकल्स और केनीजियन, ठीक है। उनको देख लेते हैं, उनकी कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली क्लासिकल जो है वो एडम स्मिथ जो थे वो उनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बहुत मशहूर किताब जो लिखी थी वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, ठीक है। और उन्होंने उसके अंदर एक आइडिया दिया था इनविजिबल हैंड्स का, ठीक है। इनविजिबल हैंड से मुराद ये है कि लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए अफेयर्स के अंदर, मार्केट्स जो है वो फ्री होनी चाहिए और इकोनॉमिक जो एजेंट्स हैं वो भी फ्री होने चाहिए। एजेंट सीक्स देयर बेस्ट इंटरेस्ट, जितने भी एजेंट्स होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर होता है, चाहे वो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट होती है, तीनों अपना अपना इंटरेस्ट जो है वो सीख कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट अपना वेलफेयर चाहती है, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है और कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट मैक्सिमाइज इट्स ओन वेलफेयर। प्राइसेस जो होती हैं इस सिस्टम में वो फ्लेक्सिबल होती हैं। प्राइसेस फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि जब भी डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज होती है तो जो सप्लाई है उस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होके प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाती है खुद ही, ठीक है। इनका कहना ये था कि प्राइसेस जो हैं वो लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, उसमें फ्लेक्सिबल प्राइसेस होती हैं कि अगर डिमांड या सप्लाई, डिमांड में चेंज आता है, डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज में चेंज आएगा तो उसी तरीके से सप्लाई में भी आ जाएगा और जो है नई प्राइसेस जो है वो खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी। इसी तरह जिस तरह प्राइसेस फ्लेक्सिबल हैं, वेजेस भी फ्लेक्सिबल हैं। लेबर की डिमांड अगर ज़्यादा होगी
और तो इसी तरह लेबर की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी और क्या होगा कि वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। दे आर क्विकली एडजस्टेबल विद मार्केट सिचुएशंस। मार्केट सिचुएशंस यही डिमांड और सप्लाई होती हैं, ठीक है, कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसी चीज़ की सप्लाई भी इकॉनमी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। और उनका मेन कहना यह था कि जो इनविजिबल हैंड्स वाली बात है कि गवर्नमेंट की जब ज़्यादा इसमें लीस्ट इंटरवेंशन होनी चाहिए, वो ये समझते थे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इकॉनमी जब किसी भी क्राइसिस से गुजरती है तो वो खुद ब खुद जो है वो स्टेबल हो जाती है, विद इन शॉर्ट टाइम स्पैन खुद ही वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती है। इफ गवर्नमेंट सील्स प्राइसेस इट कैन बी एडजस्टेबल एंड डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। उनका कहना ये था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो सील कर दे प्राइसेस, मतलब एक प्राइस जो है वो फिक्स कर दे किसी भी चीज़ की, तो क्या होगा कि वो एडजस्टेबल नहीं होगा डिमांड और सप्लाई से। अगर उसकी डिमांड बढ़ भी रही है तो भी जो प्रोड्यूसर उससे फ़ायदा लेना चाह रहा है वो उसको नहीं होगा, और अगर उसकी डिमांड कम भी हो रही है तो जो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस कम हो जाती हैं, ठीक है, चीज़ों की, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ की इकॉनमी में, तो उसका कंज्यूमर को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से इकॉनमी जो है वो वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर कम होगा। अब कीनीजियन थॉट्स को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो कीन्स थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एट दैट टाइम जो ऑफ जनरल डिप्रेशन 1930s का जो डिप्रेशन आया, 1770s में लिखी थी बुक जो थे एडम स्मिथ, ठीक है। उस टाइम से 1930s तक उनकी थ्योरी ही जो थी वो डोमिनेंट थी और वो लोग उसको मानते आ रहे थे। लेकिन 1930s में क्या हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ऑफ यूएस में, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इकोनॉमी में सप्लाई चीज़ों की बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन डिमांड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि चीज़ों को खरीद सकें, ठीक है। तो और हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी थी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने भी अपनी चीज़ की कॉस्ट को कवर करना था, तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। आउटपुट जो थी बहुत कम बन रही थी एंड डिमांड इज लेस देन सप्लाई, ठीक है, डिमांड जो है वो सप्लाई से बहुत ज़्यादा कम थी। कीन्स एंड हिज फॉलोअर्स चैलेंज क्लासिकल्स दैट, उन्होंने उस टाइम पे जो क्लासिकल्स थे उनको ये चैलेंज किया कि आप तो ये कह रहे थे कि जब इकॉनमी डिप्रेशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरती है तो वो खुद ही एडजस्टेबल होती है, मार्केट फोर्सेस जो हैं वो एडजस्ट करवा लेती हैं इकॉनमी को। लेकिन अब तो इस तरह ग्रेट डिप्रेशन में तो ये चीज़ वर्क नहीं हुई, ठीक है। प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल ओनली इन लॉन्ग रन, तो उनका कहना यह था कि प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं सिर्फ लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में एक अच्छा खासा उन्हें टाइम स्पैन मिल जाता है कि वो एडजस्ट करवा लेती हैं खुद को, और फिर एक इक्विलिब्रियम प्राइस जो है चीज़ की सेट हो जाती है। लेकिन शॉर्ट रन में प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो बहुत स्लोली एडजस्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि वो एडजस्ट कर सकें। तो इकॉनमी फेसिस जिस टाइम में वो अभी एडजस्ट हो रही होती हैं या वो एडजस्ट करने के प्रोसेस में होती हैं, तो उस टाइम पे इकॉनमी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरती है, डिमांड और सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी तरह इन्फ्लेशन हो जाती है शॉर्ट रन के अंदर। तो ये तीनों मसले वो कहते थे शॉर्ट रन में तो होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो भी यही कह रहे थे कि प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। इन बैड टाइम्स गवर्नमेंट शुड एक्टिवली प्ले इट्स रोल, और जो उनका एक और कंसर्न ये था कि सिर्फ इनविजिबल हैंड्स के थ्रू जो है इकॉनमी नहीं चल सकती, क्योंकि हर बंदा अपना इंटरेस्ट सीख कर रहा होता है, तो जो जनरल वेलफेयर है उसके लिए तो कोई भी नहीं सोचेगा। इसलिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो एक लिमिटेड इंटरवेंशन गवर्नमेंट की ज़रूर होनी चाहिए इकॉनमी में, ताकि जब हार्ड टाइम्स आए तो गवर्नमेंट अपना एक्टिव रोल प्ले करे और इकॉनमी को वेलफेयर के ट्रैक पर लेकर आए। Evolution of classicals and Keynes debate फ्रॉम 1776 से 36 तक अगर बात करें हम, तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो था वो डोमिनेट कर रहा था। लेकिन फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, और उनकी थ्योरीज जो है वो वीक पड़ गई उस टाइम पे। तो कीन्स की जो थ्योरी थी वो आई और उस डोमिनेंट रही 1936 से 1970 तक, ठीक है। इसी तरह फिर 1970s के बाद जो यूएस इकॉनमी जो है वो स्टैगफ्लेशन से हिट हुई। स्टैगफ्लेशन क्या होती है? सिचुएशन होती है जिसमें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। दोनों कंडीशन जब इकट्ठी हाई हों तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो यूएस की इकॉनमी में इस टाइम पे स्टैगफ्लेशन आया, जिसमें कीन्स की जो थ्योरी थी वो भी बहुत ज़्यादा
पावरफुल नहीं रोल प्ले कर सकी। इन 1970s क्लासिकल्स अगेन केम एंड न्यू विद न्यू एंड इम्प्रूव थ्योरीज, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्लासिकल्स आए और उनकी जो इस दफ़ा थी, उनकी जो थ्योरीज जो थी वो काफ़ी इम्प्रूव थी ड्यू टू उस टाइम पे, क्योंकि ऑयल क्राइसिस आया, ठीक है, और ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो 100% राइज कर दी थी। अच्छा, अब इन दोनों जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट इन गुड मार्केट, लेबर मार्केट एंड एसेट मार्केट, तीनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि तीन तरह की मार्केट्स होती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। इंडिविजुअल से मुराद यहाँ पे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर या बायर और सेलर है, ठीक है। तो तीन तरह की कौन कौन सी मार्केट्स हैं, वो गुड मार्केट है। गुड मार्केट में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की जो है हो रही होती है। लेबर मार्केट में लेबर की डिमांड और सप्लाई जो है वो हो रही होती है। और एसेट मार्केट में मनी की डिमांड एंड सप्लाई हो रही होती है। इन सब बातों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वी एग्जामिन ह्यूमन बिहेवियर एंड जनरलाइज देम, ठीक है। एक और इनका पॉइंट जो था जिसपे दोनों एग्री थे कि हम क्या करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को जनरलाइज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करते हैं और फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि पूरी इकॉनमी या पूरी पॉपुलेशन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो कुछ सैंपल लेके हम उसको एग्जामिन करते हैं कि लोग किस तरह से, इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस में लोग किस तरह बिहेव करते हैं, और फिर हम उसको एक थ्योरी की फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में ले आते हैं कि हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो पॉपुलेशन जो है उसका रिएक्शन जो है वो इस तरीके का हो सकता है। ऑल इंडिविजुअल्स परसू देयर ओन इंटरेस्ट, हर जो इंडिविजुअल होता है उसका वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है। जो कंज्यूमर होता है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपना उसका मोटिव क्या होता है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। जो प्रोड्यूसर होता है उसका मोटिव होता है वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। और जो गवर्नमेंट होती है वो उसका भी मोटिव ये होता है कि वो लोगों का वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके, यहाँ पे अपना वो वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। इन लॉन्ग रन प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल। और चौथा पॉइंट ये था जिसपे वो दोनों एग्री थे कि लॉन्ग रन में प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। सिर्फ एक अनसिमिलैरिटी जो आ रही थी वो बीच में, वो शॉर्ट टर्म स्पैन के अंदर प्राइसेस और वेजेस का की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर एक उनकी जो था डिफरेंसेस थे, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अगर कोई आपकी क्यूरीज हैं इन टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। थैंक यू।